तो इसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। मेरे ख्याल में लाइव अब शुरू हुआ है, तो मैं फिर से स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं प्रियंका गहलोत, प्रिया कुमार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। लेखन का सफर की इस कड़ी में हम जिस रचनाकार से आपको मिलाने जा रहे हैं, वो न केवल नई हैं, बल्कि उम्र में भी बहुत छोटी हैं। लेखन का सफर के 2 वर्षों के इस कार्यक्रम में, इन कड़ियों में, वो सबसे छोटी रचनाकारा हैं। आज हम बात करेंगे उपन्यास इश्क हुआ तो नहीं पर। मैं बता रही थी कि उत्तराखंड की वादियों से लेकर और बनारस की गलियों तक की कहानी जो इसमें बुनी गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम मिलेंगे इस पुस्तक की रचनाकारा श्रेया प्रज्ञा मिश्रा श्रेया से। तो प्रज्ञा मिश्रा उनकी माँ का नाम है, जो कि अपने पेन नेम के तौर पर वो लगाती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेखन का सफर कार्यक्रम में हम पाठकों को भी जोड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले श्रेया जी के पाठकों से मिलते हैं और उनसे इनकी इस पुस्तक के बारे में उनकी रिव्यू लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके पाठक के रूप में आभास तिवारी जी, और जुड़ेंगी नेहा गोयल जी, प्रिया वृंदा जी, वर्तिका रानी और रानी पांचाल। आप सभी पाठकों का लेखन का सफर कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक उपन्यास है, इश्क हुआ तो नहीं। तो मैं सबसे पहले रिव्यू के लिए चलना चाहूंगी आभास तिवारी जी की तरफ और जानना चाहूंगी कि वो श्रेया जी को कैसे मिले, कैसे जानते हैं और उनकी लेखनी के बारे में उनके क्या विचार हैं। जी आभास जी। मैम, मैं प्रतिलिपि से ही मिला था। मुझे क्या कहते हैं बहुत बहुत अच्छी लगी वो राइटर। मुझे क्या कहते हैं उनका लेखन, उनका क्या कहते हैं विचार, उनके एकदम जैसे जुड़ी हूँ उसी तरह उनसे अच्छा लगा उनका लेखन। फिर मैं क्या कहते हैं उनसे क्या कहते हैं यूट्यूब और इंस्टा पर भी मुझे उनकी क्या कहते हैं लिखनी, इसीलिए क्या कहते हैं उनके बर्थडे पर भी उनका लेखन मुझे इश्क हुआ तो नहीं ये भी अच्छा लगा क्या कहते हैं। और ये जो आरंभ वाली कहानी ये भी अच्छी लगी। इनका क्या कहते हैं बनारस से लेके उत्तराखंड का सफर। फिर क्या कहते हैं उनका दुर्गा, मुझे दुर्गा भी अच्छी लगी। उनका डब्बा जो उनका कुत्ता था वो भी क्या कहते हैं इसी तरह मुझे उनके लेखन का अच्छा लगा। जी, तो आप प्रतिलिपि से के द्वारा माध्यम से जुड़े हैं। प्रतिलिपि एक बहुत यस मैम। प्रतिष्ठित मंच है और काफी यस मैम। रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी जो है वो प्रतिलिपि से शुरू की है। बहुत बहुत शुक्रिया आभास जी। और वाकई में यस डब्बा का किरदार हो या आरंभ और मैम। दुर्गा, जिन्हें वो देवी जी कहते हैं, तो बहुत सशक्त किरदार हैं और कहानी को बांधे रखते हैं। तो अब मैं यस। चलती हूँ वर्तिका रीना जी की तरफ। क्या वर्तिका जी हैं हमसे जुड़ी हुई? नहीं है, तो तब तक हम बात करते हैं प्रिया वृंदा जी से और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं श्रेया जी की कहानी के बारे में। प्रिया जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? नहीं। जी। जी, आप जी, सुन मैं पा रही हैं हमें? सुन पा रही हूँ। हाँ। तो यस। आप किस प्रकार जी। मिली हैं श्रेया जी से और उनकी इस पुस्तक से? मैं जब प्रतिलिपि पे आई तो पहले तो मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी, लेकिन जो कहानी मेरे दिल को सबसे ज्यादा छुई वो इनकी कहानी थी। नाम लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। फिर धीरे धीरे पता चला कि उससे पहले भी उनका पहला सीजन, मतलब ये दूसरा सीजन था लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। फिर आइडल्स पढ़ा। वो जिस तरह से हर भावना को लिखती हैं वो सच में दिल छू लेने वाला होता है। मतलब उनके कहानी के हर एक लाइन को पढ़ के लगा ना, ये कहानी सबसे अच्छी। बहुत अच्छी बात है। उनकी काफी सारी एक बातें मुझे बहुत अच्छी। जी जी, बोलिए प्रिया जी, बोलिए। उनकी काफी सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं।
जैसे कि मतलब वो ना सबसे ज़्यादा अच्छा क्या करती हैं अपनी कहानी में, जब सीन होता है, उसके आस-पास का वातावरण कैसा होता है, उसकी जो व्याख्या होती है ना, वो बहुत अच्छी करती है। सबसे ज़्यादा ये अच्छी लगती है, फिर उनके हर एक का किरदार में एक नई बात होती है, जैसे राजवीर शेखावत, उनका जो बोलने का लहज़ा था और मतलब हर चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से वो लिखती हैं और ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। बिल्कुल, सिया जी जैसा आपने बताया कि श्रेया जी जो हैं वो अपनी कहानी में आस-पास के माहौल का चित्रण करती हैं, जिसे शब्द चित्रण भी कहते हैं। तो ये कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी को पढ़ा होगा या मंटो को पढ़ा होगा, तो उनकी रचनाओं में ये बात देखने मिलती है, या फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को भी पढ़ा होगा। वो कहानी के किरदार को जितना डिस्क्राइब करते हैं, साथ-साथ उस परिवेश को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो किसी भी कहानी के का ये बहुत मजबूत पक्ष होता है, जो श्रेया जी की लिखनी में देखने मिलता है। तो इस पर भी हम श्रेया जी से बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से इस माहौल को देखती हैं और बुनती हैं। और बहुत शुक्रिया आपका सिया जी, आपने अपना वक़्त निकाला और कार्यक्रम से जुड़े। मैं अब चलती हूँ नेहा गोयल जी की तरफ और उनसे जानना चाहूँगी कि उनके क्या विचार हैं। नेहा जी। हेलो, नमस्कार सभी को। जी, नमस्कार। तो मतलब मैं प्रतिलिपि से जुड़ी हूँ और उससे पहले भी मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी है और प्रतिलिपि पे भी कहानियाँ निरंतर पढ़ती हूँ मैं। मतलब अभी कुछ समय पहले मतलब हम 3 बहनें हैं, तो हमारी एक बहन ने मतलब प्रज्ञा मिश्रा के बारे में पढ़ा था, उनकी कहानी जो अभी चल रही है करंट में, तो इश्क जी। हुआ तो नहीं। तो मैंने वो पढ़ी कहानी और फिर मतलब बहुत अच्छी थी। मैंने 3-4 दिन में वो कहानी कंप्लीट कर दी, जितने उन्होंने पार्ट डाले थे। तो उसके बाद फिर मैंने और कहानियाँ उनकी देखी, तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ थी। लगभग 5-6 मंथ से मैंने उनकी सभी कहानियाँ पढ़ी है अभी तो फिलहाल तो। और जो उनका लिखने का तरीका है ना, वो बहुत ही मतलब अलग है, सबसे अलग है। जैसे कुछ-कुछ कहानियाँ होती है कि सीरीज़ नहीं होती, जैसे अपने टीवी सीरियल के अंदर देखते हैं कुछ-कुछ कहानियाँ उनके जैसी चलती है। लेकिन इनका जो है ना, मतलब एकदम डाउन टू अर्थ है एकदम, बिल्कुल। उस टाइप से ये कहानियाँ लिखती है और जो ये मतलब नेचर का जो एक्सप्लेन करती है ना उसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इनका। शब्दों से खेलना तो इनसे कोई सीखे, मतलब उस टाइप से इनकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी है। अभी तो इनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी है और उसके अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ी है। मुझे नेहा जी, और तो नेटवर्क की शायद आपकी तरफ दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। नेटवर्क की कुछ समस्या है आपकी तरफ, थोड़ा चेक कर लीजिए आप अपना नेटवर्क। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रेया जी के पाठक और उनके उपन्यास इश्क हुआ तो नहीं, ये पाठक हैं जिन्होंने बताया है और सभी के रिव्यू मिले-जुले हैं, लगभग एक जैसे हैं। तो आइए अब देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे से 2 पाठक जुड़ नहीं पाए हैं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से निवेदन करूँगी, यदि वो जुड़ें तो आप उन्हें ज़रूर कार्यक्रम में जोड़ें और आपको लिए चलते हैं हम देर ना करते हुए आज की हमारी सबसे छोटी रचनाकारा प्रज्ञा मिश्रा श्रेया जी से मिलाने के लिए। मैं उन्हीं की लिखी हुई पंक्तियों के साथ उन्हें मंच पर आवाज़ देती हूँ। उन्होंने कहानी की शुरुआत में 4 पंक्तियाँ लिखी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन पंक्तियों के साथ ही मैं श्रेया जी को मंच पर आवाज़ दे रही हूँ कि तेरा इश्क वादियों सा है, मैं शाम बनारस की सही। कि तेरा इश्क वादियों सा है, मैं शाम बनारस की सही। कहीं रूठेंगे तो नहीं गर पूछ कहीं रूठेंगे तो नहीं गर पूछ लूं, इश्क हुआ तो नहीं, इश्क हुआ तो नहीं। इन पंक्तियों के साथ आइए स्वागत करते हैं श्रेया मिश्रा का, प्रज्ञा मिश्रा श्रेया। लगता है टेक्निकल समस्या हमारे साथ ज़्यादा हो रही है। क्या श्रेया जी बैक स्टेज हैं? नेहा जी, अभी आपके नेटवर्क सही हैं तो आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। उस समय आपके नेटवर्क थोड़ा-सा समस्या कर रहे थे।
अभी आ रही है क्या मेरी आवाज आपको? जी, अभी आ रही हाँ, तो मैं ये कह रही थी, मतलब कहानियां तो सभी लिखते हैं, पर कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती है जो दिलों को छू जाती है। उनको जी। लिखने का तरीका, उनके शब्द से खेलने का तरीका, जो वो शब्द यूज करती है ना कहानियों में, वो सबसे अलग होते हैं। और जो वातावरण होता है ना आसपास का, उनका चरित्रण वो बहुत ही अच्छे से करती है। अच्छा, इस मतलब उपन्यास में बहुत सारे किरदार हैं नेहा जी, आपको कौन-सा किरदार सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मतलब किया, और कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? जैसे कहते हैं ना कि किसी पुस्तक की कोई लाइन होती है जो हमें याद रह जाती है, या कोई किरदार मन को छू जाता है, कोई ऐसा किरदार आपको याद है इनमें? कि काफ़ी सारे किरदार उनके उपन्यास में हैं। हाँ, मतलब है, लेकिन जो उन्होंने आरंभ का जो चरित्र दिखाया है ना, मतलब महिलाओं के प्रति, पहली बात जी, तो ये हर अपनी मतलब जो भी कहानी लिखती है ना, महिलाओं को सबसे ऊपर रखती है, और उनके मतलब लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा वो करती है चरित्र। जी, तो आरंभ का जो उनका वो है ना, सादगी दिखाई गई है, साधारण सा सिंपल सा जी। लड़का है, भोला सा, उनकी जो सादगी दिखाई गई है ना आरंभ की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है उनकी। और जो उनके बोलने का तरीका है, जो दुर्गा को वो देवी जी कहते हैं, वो हाँ जी, बहुत हाँ ही जी। ज्यादा। हाँ। मैं टेक्निकल टीम को बोलूँगी कि श्रेया जी को मंच पर प्लीज़ जोड़ दें, क्योंकि ये समस्या बहुत हो रही है। मैंने जब उपन्यास मेरे पास पहुँचा तो मुझे इसका कवर पेज बहुत खूबसूरत लगा, हाँ। और ख़ासकर ये बनारस के रेलवे स्टेशन का जो होर्डिंग दिख रहा है आपको, ये भी बहुत अच्छा लगा। एक अभी मैं हाल-फिलहाल में ही जो है पिछले मंथ में एक कार्यक्रम के दौरान प्रयागराज गई थी, तो उस समय मेरा भी बनारस जाना हुआ 2 दिन के लिए। तो मैं पहली बार बनारस गई, तो मुझे कहीं न कहीं उनकी पुस्तक के लिखे हुए अंश और वो बातें याद आने लगी जिसमें उन्होंने बनारस के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है, वो बताया है। कुछ बातें बीच में से यदि आप पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं पाते। हमने पुस्तक पढ़ी है, तो पुस्तक पढ़ने के बाद और फिर आप उस जगह को देखें, या उस जगह को देखा और फिर पुस्तक पढ़ी, तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। ये भी उनकी पुस्तक की बहुत अच्छी बात है। मैं टेक्निकल टीम से, लेखन का सफर टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी कि श्रेया जी को प्लीज मंच से कनेक्ट कर दें, ताकि हम उनसे इस कार्यक्रम की बातचीत आगे शुरू कर सकें। एक खास बात और उनकी पुस्तक में देखी है मैंने कि उन्होंने कुछ पहाड़ी लोकगीत की पंक्तियों को भी यहाँ ऐड किया है। पेज नंबर 99 पर उन्होंने किया है कि एक जगह पर आरंभ कुछ तो गुनगुना रहा था, जाते वक्त रास्ते भर शायद वो गढ़वाली भाषा का कोई लोकगीत था। तो जिस तरह से उन्होंने बताया है, फिर उस गीत की पंक्तियां इन्होंने यहाँ लिखी हैं। मैं पहाड़ी भाषा अच्छे से नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करती हूँ कि तू दिव्यांदी ई जनी जुनियाली। ये पंक्तियां काश इनके अर्थ भी लिखे होते तो और अच्छा लगता कि हम मुझे समझ पाते, समझ में आ हाँ जी। पाती, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो उस चीज की कमी मुझे थोड़ी सी खली कि जब भी आप किसी अलग भाषा का हिंदी भाषा में प्रयोग करके या कुछ भी अटैचमेंट लिखते हैं, तो वो चीज भी होनी चाहिए कि उर्दू लिखें या अन्य किसी भाषा के शब्द, पंक्तियां जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकोक्तियां यदि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके अर्थ भी वहां होने चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? तो उसके होने से क्या है, पढ़ने का मजा जो है वो अच्छा बढ़ जाता है। हाँ जी। आभार जी, क्या आपने ये पुस्तक पढ़ी है, या सिर्फ आप उन्हें प्रतिलिपि पर पढ़ते हैं? मैम प्रतिलिपि पर ही। अच्छा, तो ये कहानी आपने पढ़ी है? ये कहानी मेरे ख्याल में प्रतिलिपि पर भी थी उनकी। यस मैम। अच्छा, ये जब तक श्रेया जी हमसे नहीं जुड़ पाती हैं, तब तक कितना कितना समय आप सभी को हो गया है, या आप लोग व्यक्तिगत लाइफ में क्या करते हैं? आभास जी, आप स्टूडेंट हैं? मैम मैं यस मैम, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ओके, क्या पढ़ रहे हैं मैम मैं डी फार्मा। आप? अच्छा, और नेहा जी आप क्या करती हैं? मैं फिलहाल गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर हूँ, और प्रतिलिपि पर जुड़े हुए मुझे लगभग 4 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, आप सभी लोग लिखते हैं या सिर्फ पढ़ना पसंद करते हैं? मतलब अभी तो इनकी कहानियां देख देख के कुछ कुछ लिखना सीखे हैं, पर फिलहाल 4 साल से किताबें ही पढ़ रहे हैं। मैं भी मैम। जी, बहुत
बहुत जब तक अच्छी इनकी बात है। कहानियाँ चलेंगी तब तक मैं लिखूँगा नहीं। लिखने के लिए जब बात आती है तो लेखन का सफ़र, ये जो प्रोग्राम है पिछले 2 वर्षों से फ्लोरेंट पब्लिकेशन की ओर से आयोजित किया जाता है, ये इसी वजह से है कि लोगों में पढ़ने की रुचि बढ़े। जो पाठक हैं और जो लेखक भी हैं, जब तक आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप अच्छा लिख भी नहीं पाएँगे। मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों श्रेया जी नहीं जुड़ पा रही हैं। आप सभी साथ बने रहिए। 10 सेकंड का समय दीजिए, मैं एक बार चेक करती हूँ। क्षमा चाहूँगी मैं। नमस्कार श्रेया जी, फाइनली आप जुड़ गए। आज टेक्निकल समस्या ज़्यादा हो रही है। आपकी की पुस्तक की लिखी हुई पंक्तियाँ मैंने आपके लिए पढ़ी थी, तो लेकिन आज कहते हैं ना कभी-कभी ये नेटवर्क बहुत धोखा देता है। तो मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ लेखन का सफर की इस कड़ी में आपका। और बहुत कम उम्र में आपने खूबसूरत उपन्यास लिखा है, इसके लिए बहुत-बहुत आपको बधाई हो, शुभकामनाएँ। एक छोटी-सी उम्र में इस बड़ी उपलब्धि के लिए। देखिए, पता है ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप एक लेखन में होते हैं, तो हर किसी का एक सपना पलने लगता है कि मेरी एक किताब होनी चाहिए। और कई बार उस किताब तक पहुँचने के लिए राइटर को बहुत लंबा वक़्त लग जाता है, या कहना चाहिए कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने ये हिम्मत बहुत जल्दी की और आगे भी इस तरह से बढ़ते रहें। तो एक पहला प्रश्न जो आपसे करने जा रही हूँ, वो एक औपचारिक प्रश्न है। थोड़ा-सा परिचय मैंने आपका दिया ही है, लेकिन फिर भी हम आपका परिचय, आपकी शिक्षा, आपकी परवरिश कहाँ पर हुई है, ये जानना चाहेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि यदि आप खुद को परिभाषित करना चाहेंगी, तो किस तरह से करें? जी। लोगों के लिए ये सवाल बड़ा आसान हो सकता है, मेरे लिए बहुत पेचीदा है, क्योंकि अगर जी। मेरे बारे में श्रेया जी 1 मिनट। नेहा जी, बाकी सभी से मैं निवेदन करूँगी आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है आवाज़ में, तो सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज़। जी श्रेया जी। जी, तो मैं कह रही थी कि जैसे कोई भी लेखक खुद को एक शब्द में व्यक्त करे, तो वो थोड़ा गहन विचार करेगा, उसे मिल सकता है। लेकिन मेरे जो पाठक हैं, मेरे श्रेयांश, वो मुझे अलग-अलग नामों से और अलग-अलग चीज़ों से परिभाषित करते हैं। खासकर उनका एक पसंदीदा नाम कांडी, वो अपने आप आ गया और मैं खुद भी बुलाने लगी खुद को, क्योंकि उनके कहने से मुझे इसकी आदत हो गई। जी। इसका अर्थ क्या है? कांडी मीन्स जिसकी लाइफ में या जिसकी वजह से बहुत कांड होते हैं। कांड मीन्स जैसे कि बड़े, तो उसकी वजह एक्चुअली मेरे साथ हुए भी है, तो शायद इसके लिए मेरा ये नाम अब पड़ चुका है। वैसे मेरा असली नाम है श्रेया मिश्रा, जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सब मुझे प्रज्ञा मिश्रा से ही जानते हैं और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा मेरी माँ है। उनके नाम से लिखना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मेरी माँ या किसी की भी माँ, उसके लिए उसका सबसे बड़ा लकी चार्म होती है, और मेरी माँ भी है। और शायद वो मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मेरी माँ मेरा लक है। और साथ ही प्रज्ञा और मिश्रा, मिश्रा मेरे पापा, मेरे टाइटल, और कहीं ना कहीं मेरे सब कुछ। पापा के बिना शायद मैं प्रतिलिपि पे आती ही नहीं। उन्होंने ही मुझे सबसे पहले कहा था कि तुम लिखो, तुम भी लिख सकती हो। तो मैंने ट्राई किया पहली बार, शायद वो उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे फॉलो किया। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कमेंट किया, और साथ ही मेरे सुपर फैन में भी वो पहले थे। मेरी लाइफ की हर चीज में सबसे पहले मेरे पापा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है मेरा लेखक बनने में। और आज भी मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरा लाइव देख रहे हैं, तो इससे ज्यादा गर्व की
कुछ नहीं कह सकती। बहुत बहुत अच्छी बात है प्रज्ञा जी, आप चाहें तो उन्हें स्क्रीन पर जोड़ सकती हैं, अपने साथ बैठने के लिए बोल सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा कि एक प्रेरक, देखिए माता-पिता बहुत ही अनुभवी होते हैं और जिन मेरे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, ये है मेरे नमस्कार सर। नमस्कार सर, पापा कुछ बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ आपको बिटिया के इस पहली उपन्यास और बुक के लिए। आप ही के प्रोत्साहन से प्रज्ञा या श्रेया जी यहाँ तक पहुँची हैं और उम्मीद करते हैं कि वो निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ती रहेंगी। तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर आप। जी श्रेया जी। मैं कुछ रीडर से एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये मेरे हॉट जी। पॉप्स लीजिए। आप लोग इतना मुझे पूछा जाता है, पापा जी से मिलवाइए, अंकल पापा जी से मिलवाइए, हम लोग के पॉप्स से मिलवाइए, तो मेरे पॉप्स मेरी लाइफ के बेस्ट पॉप्स यही है। इन्हीं को देख के मैंने पॉप्स का किरदार बनाया है, सिवाय एक काम के, वो लोग जानते हैं ये सीक्रेट है। उसके अलावा मेरे पापा बिल्कुल पॉप्स की तरह है। हम क्या बोले चाहते हैं, बच्चे अपने दिमाग से अपने से आगे बढ़े, अपना भविष्य बनाएं। जी। बच्चे अपना भविष्य देख के काम करें। जी सर, और वो जिस बहुत अच्छी में बात, खुशी बहुत अच्छी बात। काम करें, हमारी तरफ से पूरा छूट है। आप जिस तरह से प्रज्ञा जी को, श्रेया जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। देखिए शुरू से ही, बचपन से ही जब बच्चे कुछ करना सीखते हैं या शुरुआत करते हैं, पहला अक्षर भी लिखते हैं या कुछ भी ड्रॉ भी करते हैं, तो वो अपने बचपन से ही छूट है। जो जिसको बिल्कुल। जो पढ़ता वो पढ़े, जो अपने हिसाब से जी सर। दायरे में रह के अपने मन का पूरा काम करे। जी सर, बहुत अच्छी बात है। ये मैं वही बात कह रही थी कि बच्चे जो है सबसे पहले अपने माँ-बाप का चेहरा ही देखते हैं, वो खुशी देखना चाहते हैं कि हमने कुछ किया है, तो वो गौरवान्वित महसूस करे और आज वो प्रसन्नता मैं आपके चेहरे पर भी देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी 3 बेटियां हैं, हमारे पास 3 बेटियां हैं। हम एक सोच रहे हैं कि हमारे बाद ये सब सोचें कि नहीं, हमारे पापा मम्मी हमको कुछ किए, किसी के लिए रोके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और आज के हमारे श्रोताओं ने भी देखा कि देखिए लेखन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सिर्फ एक टाइम पास की तरह देखा जाता है, लेकिन एक पिता ऐसे भी हैं जो अपनी बेटी को एक कहानीकार बनने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा है कि जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग हम फेसबुक चलाते थे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रतिलिपि का कहानी आता तो वही पढ़ते थे। हम अपनी बड़ी बेटी से बोले कि तुम भी कुछ डाला करो, तो वो तब ये डालने लगी, तो उसी से तो उनका मन लग गया, तो वो अपना थोड़ा लिखने लगी। पहले थोड़ा कहानी था, उसके बाद अपना लिखने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम इस बातचीत को श्रेया जी से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हम लेखन के सफर में लेखक से ही उसकी लेखन यात्रा को जानना चाहते हैं। तो बहुत धन्यवाद सर, आप कार्यक्रम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो श्रेया जी, जैसे कि अभी आपके पिताजी ने बताया कि आपने कैसे लिखना शुरू किया, कैसे प्रतिलिपि पर आपने शुरुआत में छोटी छोटी कहानियां जो है वो लिखी हैं, तो मैं ये प्रश्न तो दोबारा आपसे नहीं करूंगी क्योंकि इसका उत्तर तो मिल चुका है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपके पसंदीदा लेखक और लेखिका कौन है? क्योंकि हो ना हो एक्सीडेंटली आप लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं अतीत में आपका पढ़ने का इतिहास थोड़ा बहुत जरूर रहा होता है, या कुछ ऐसा शौक रहा होता है जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करता है। जी श्रेया जी। तो मैं सबसे पहले एक बात से शुरू करना चाहूंगी सवाल का जवाब कि मेरी माँ उपन्यास पढ़ती थी, तो मुझे किस्सा बताया जाता है कि मैं उनके उपन्यास बचपन में फाड़ दिया करती थी, और मैं क्या था मुझे नहीं पता, मुझे लगता था कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज मैं मम्मी से ये कहती हूँ कि जो बेटी आपका उपन्यास फाड़ दिया करती है, अब वो आपके लिए उपन्यास लिखेगी। और रही बात मेरा प्रिय, तो
लेखक जगत में इतने महान लेखक हैं कि एक को चुनना ऐसा होगा समंदर से मोती ढूंढना, और वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। रही बात लेखकों की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, प्रेमचंद्र जी की, फणीश्वरनाथ रेणु जी की, इनकी कहानियां तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्कूल में, आसपास, और अपने बड़ों से सुनते हैं हम लोग। तो शायद मेरी रुचि उससे ही आ गई, और उतना मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ती कहानियां, तो मैं उसका कुछ नहीं कह पाऊंगी। ऑनलाइन देखिए, आज के समय खासकर कोविड का जो समय रहा है, उससे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। वर्क फ्रॉम होम, मैं खुद आज इस ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़ रही हूँ, और हमारे श्रोता आपको जान पा रहे हैं। इश्क हुआ तो नहीं को जान पा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन की सुविधा से ही जान पा रहे हैं। लेकिन पुस्तक पढ़ने का जो आनंद है, जो सुकून है, वो किताबों के साथ में आता है। मैं जब तक किताबों को और पेंसिल को साथ में रख के ना पढ़ूं, तो मेरी किताब पढ़नी अधूरी मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो मुझे लगती ही नहीं मैंने किताब पढ़ी है। और खासकर मेरी आदत है कि कुछ बातें जो खास लगी तो उन्हें मैं अंडरलाइन करती हुई चलती हूँ। इस बात को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने में वो आनंद नहीं आता। हालांकि प्रतिलिपि जैसे प्लेटफॉर्म पर लिखना और वहां से यहाँ तक आना, लिखने में और फिर उसको पढ़ने में बड़ा थोड़ा सा अंतर मुझे महसूस होता है। तो चलिए अब इस पुस्तक के बारे में श्रेया जी आपसे बात करते हैं कि इस पुस्तक के बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त रूप में आप हमारे श्रोताओं को बताएँ। क्योंकि कहानी तो यहाँ खोल के नहीं रखी जा सकती, क्योंकि पुस्तक पढ़नी ज़रूरी है, ना कहानी को हम इस 40 मिनट के प्रोग्राम में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी आप संक्षिप्त में जानकारी दें कि क्या इसमें है और क्या ख़ास है, जो ये पुस्तक पाठकों को, हिंदी पाठकों को ख़ासकर पढ़नी चाहिए? जी, श्रेया जी। तो इस पुस्तक का खास बात है कि इसका जो अंदर का जो भाव है, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अधिकतर कहानियों में मैंने ऐसा सुना है, कई जगह देखा है, और फिल्म जगत हो या सीरियल, इसमें ये दिखाया जाता है स्त्री वो बड़ी नाजुक सी है, बड़ी कमजोर सी है, वो छोटी बात पे रो देती है, उसे दुख होता है दूसरों के बिछड़ने से। जाहिर सी बात है, होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। तो क्यों हम पुरुषों को वो इंसान नहीं मानते जो स्त्रियां हैं? स्त्री भी वो इंसान है, पुरुष भी है, तो उनके अंदर भावनाएं हैं जो जल्दी कुछ लोग उजागर नहीं करते, सिर्फ इस एक बात के लिए कि मर्द रोया नहीं करते हैं, जो कि मेरी नजर में सरासर गलत लगता है मुझे। सब रोते हैं, सबके आंसू आते हैं, सबके वही आंख है। तो आरंभ के नजरिए से मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि वो एक नाजुक दिल का पुरुष है, उसे भी दूसरों की तकलीफों से दुख होता है, अपनी तकलीफों वो एकदम दरकिनार कर देता है दूसरों की तकलीफे के लिए। और साथ ही दुर्गा, वो एक सशक्त स्त्री है, वो अपनी तकलीफों को झेलना जानती है, उसे जल्दी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसके लिए वो आरंभ का साथ देती है उसे सशक्त बनने में, कहीं ना कहीं, जो कि शायद उल्टा हो। पुरुष विमर्श मेरी कहानियां होती हैं, जैसे सब स्त्री विमर्श पढ़ते हैं, मैं खुद को कहती हूँ मैं पुरुष विमर्श लिखती हूँ, एक स्त्री होने के बावजूद। क्योंकि अगर कहीं हम लोग ये देखें कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जो है, तो बेटियां खुद पढ़ सकती हैं, बेटियां खुद बढ़ सकती हैं, तो हमें पुरुष को भी वही संस्कार देने चाहिए जो हम बेटियों को देते हैं, कि रात को इतनी देर से बाहर मत जाओ, और इतनी लेट ना हो। तो कहानी में मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि दुर्गा वो उतनी खूबसूरत नहीं है, इसलिए उसका पति उसे छोड़ दे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुश नहीं थी अपनी जिंदगी में। और फिर मिला उसे आरंभ, जो मासूम है, उसकी तकलीफों में रोता है, और दुर्गा जो उसकी तकलीफें कम करती है, उसे जीना सिखाती है। और फिर वो आते हैं अपने स्वर्ग जैसे घर से दूर, तकलीफों से भरे बनारस में, जो कहीं ना कहीं सुकून देता है उनकी जिंदगी को, जो मेरा घर है। कहीं ना कहीं आप जहां भी घूमे, सुकून आपको, मैं कहती हूँ ऐसा, सबका सुकून है, और मेरे लिए मेरा सुकून है मेरा बनारस। तो मैं उसे दर्शा ही देती हूँ एक सुकून के रूप में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सबका सुकून सबका घर है, वैसे ही आरंभ का सुकून उसका घर था। तो कहानी के अंत में वो घूम फिर के वापस पहुंच जाता है अपने घर, और बस यहीं पे वो अंत है, जहां वो मिल जाता है सबसे बड़ा सुलझा शांत, कोई सस्पेंस नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं, बस वो मिल गया अपने घर से।
तो इस तरह से मैंने जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि उत्तराखंड की वादियों से और बनारस की गलियों तक की ये कहानी है और वापसी फिर उत्तराखंड की वादियों में होती है और वादियां तो हमेशा खूबसूरत होती हैं, तो एक खूबसूरत अंत भी इस उपन्यास का श्रेया जी बता रही हैं। तो जरूर पढ़िएगा। मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करूंगी और आग्रह भी करूंगी कि एक अच्छी पुस्तक आपकी किताबों के संग्रह में जरूर होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने लिखा है। आगे चलते हैं। आपने बहुत कम उम्र में, जैसा कि अभी आपके पिताजी ने भी बताया और आपको खुद देखकर भी लग रहा है कि आप लिख रही हैं। नेहा जी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि आप स्त्रियों को आगे रखने का प्रयास करती हैं, या कहना चाहिए कि आप खुलकर जो है बात लिखती हैं। और इस पुस्तक में आपने न केवल स्त्री के बारे में बल्कि एक पुरुष के बारे में, उस कोमल हृदय पुरुष के बारे में लिखा है जो कई बार हमारी भारतीय समाज में ये सिखा दिया जाता है कि पुरुष रो नहीं सकते। इस बात को आपने वहां पर नकार दिया है कि नहीं, एक पुरुष कोमल हृदय भी होता है और उसे भी कई बार उस तरह से सहारे की जरूरत होती है जैसे एक स्त्री को होती है। तो बहुत ही गठी हुई कहानी है, तो पढ़ने से ही मालूम होगी, क्योंकि पढ़ते हुए तो सच में ये मन किया कि आप कहीं न कहीं घूम रहे हैं बनारस की गलियों में। मैंने अभी कार्यक्रम में बताया था कि मैं खुद हाल-फिलहाल में बनारस होकर आई थी और 2 दिन मैं वहाँ रही हूँ और जो जिस तरह से मैंने बनारस को देखा, समझा, प्रयास किया, तो ऐसा लगा कि नहीं, अभी मैं उसका शायद बहुत छोटा-सा हिस्सा जान पाई हूँ। बनारस कभी भी आपको एक बार में समझ नहीं आ सकता है। तो इस कम उम्र में आपने उपन्यास लिखा है, तो क्या भविष्य में लेखन क्षेत्र में ही आप अपना करियर बनाना चाहेंगी, श्रेया जी? जी। मेरा बड़ा बहुत छोटा-सा जवाब है हाँ, अगर हाँ, मेरे पाठक मेरा लिखा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं क्यों उन्हें ना पढ़ाऊँ? अगर मैं कुछ कर सकती हूँ किसी के लिए, तो छोटा ही सही शायद उन्हें उससे खुशी मिले और इससे ज़्यादा मैं किसी को क्या ही दे सकती हूँ लिखने के अलावा। और मुझे इसमें अच्छा भी मैं दिन भर के थकने के बाद जब मैं कॉलेज से आती हूँ और फिर जब मैं लिखने बैठती हूँ, कभी-कभी लगता है कि नहीं आज शायद ना लिख पाऊँ मैं। लेकिन फिर जब मैं उनके कमेंट देखती हूँ ना कि आप पाठ कब देंगी? आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, तो फिर मेरा मन करता है लिखने का, फिर मैं लिख देती हूँ। जी। तो बहुत बढ़िया। देखिए, जब पाठक आपसे एक उम्मीद लगाते हैं कि अब आप आगे क्या लिखेंगी, खासकर कि सीरीज़ कहानियाँ जो होती हैं, जैसा कि देखा है, और या कोई कहानी आपकी एक भाग में आई हो, दूसरे भाग में आनी बाकी हो, तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी-सी बनी रहती है कि मुझे इसे पाठकों तक पहुँचाना है। कि वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम जानें कि आगे होने वाला क्या है। तो ये चीज़ जो है, जितना रोमांच लेखक में भरती है और एक प्रेरणा भी भरती है कि हम उस लेखन को कंटिन्यू करें। मैं श्रेया जी जानना चाहूँगी, ये पुस्तक आपकी फ्लोरेंट पब्लिकेशन से ही प्रकाशित है, तो प्रकाशन का क्षेत्र आप जानते ही हैं, कितना जटिल भी है, कितना विस्तृत भी है। तो आपका अनुभव मैं यहाँ जानना चाहूँगी 2 लाइन में कि फ्लोरेंट पब्लिकेशन के साथ आपका पुस्तक प्रकाशन का अनुभव कैसा रहा? आपकी पहली किताब थी और कैसे आप फ्लोरेंट से मिली, कैसे जुड़ी? वो बताएँ। जुड़ने का था तो मैंने सबसे पहले ऐड देखा था फ्लोरेंट का, मुझे किसी जी, लेखक ने ही भेजा था। तो एक्चुअली जी, मुझे पता चला कि ये फ्लोरेंट पब्लिकेशन बनाने वाले सभी लेखक हैं और वहीं के जहाँ से जी, मैं हूँ, तो अपनापन लगा मुझे। और दूसरी बात, अगर जो लेखक है वो समझेगा लेखक की तकलीफ है कि कितना घूमना पड़ता है और एक पब्लिकेशन से दूसरे पब्लिकेशन खोजने में शायद सबको सालों साल लग जाते हैं। और अगर कोई अच्छा पब्लिकेशन मिला तो जरूरी नहीं वो आपका छापे, वो भी आपकी पसंद का वो बदलाव करेगा। और जब मैंने कहा कि मुझे इस कहानी में कोई बदलाव नहीं करने, तो फ्लोरेंट पब्लिकेशन ने कहा ठीक है, जैसा आपको पसंद है आप वैसा कीजिए, क्योंकि हम लेखक के मन से उनकी बुक छापना चाहते हैं, जो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद इससे अच्छा पब्लिकेशन हो कोई। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपने इतना पॉज़िटिव अपना रिस्पॉन्स दिया फ्लोरेंट के लिए और ये बात सच है, फ्लोरेंट की टैगलाइन है, आओ सपने प्रकाशित करें। वो इसीलिए है कि आप जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं और जो समस्याएँ आप फेस करते हैं, तो पूरी फ्लोरेंट टीम जो है वो स्वयं लेखक है। वो सब फ्लोरेंट टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, लगभग उनकी सभी की बुक्स आ चुकी हैं, वो एक पब्लिश्ड राइटर के तौर पर हैं। तो वो समस्याएँ हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो है रचनाकार को दर-दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, किस तरह से ये समस्या होती है कि मैं किस पब्लिकेशन पे अपनी रचनाएँ पब्लिश कराऊँ, नहीं कराऊँ, क्या मोल-भाव रहेगा या क्या किस तरह से रचनाओं के साथ में एडिटिंग की जाएगी या क्या मतलब कहना चाहिए
दुविधाओं का जो संसार है वो प्रकाशन के समय में आकर बहुत बढ़ जाता है, तो उन दुविधाओं में ना उलझना पड़े, उसी के लिए फ्लोरेंट टीम जो है वो प्रकाशन क्षेत्र में आई और हमने कोशिश की कि आप जैसे नए रचनाकार या और भी बहुत से ऐसे लोग, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि लिखने के बाद में एक पुस्तक में छपकर आने तक का जो सफर होता है वो बहुत कई बार लंबा खिंच जाता है और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है सही प्रकाशक का ना मिलना। तो फ्लोरेंट कोशिश कर रहा है कि सिर्फ न केवल लिखा जाए बल्कि उनको सही समय पर जल्द से जल्द प्रकाशित भी किया जाए, पाठकों तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी। और बस एक अंतिम प्रश्न, और मेरे ख्याल में आपकी एक पाठक हमसे जुड़ी हैं, मैं जानना चाहूंगी कि उनका नाम क्या है। क्या हमारे साथ वर्तिका जी जुड़ी हैं? यस मैम। नमस्कार वर्तिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका रिव्यू मैं अभी कार्यक्रम के अंत में लूंगी, आप बने रहिए। श्रेया जी से बस एक प्रश्न और पूछना है मुझे कि वर्तमान समय में आप खुद नई रचनाकारा हैं, काफी कलमकारों को आप देखते भी होंगे, प्रतिलिपि पर देखते होंगे, अपने आसपास देखती होंगी, तो उनमें क्या खास नया नजर आता है आपको ऐसा, या आप उनके लेखन से प्रभावित होती हैं या नहीं होती हैं? क्योंकि आपने अभी बात की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, रेणु फडणवीस जी की बात की थी, तो वो रचनाकार हमारे ऐसे मील के पत्थर हैं, आप उनका लिखा बदल नहीं सकते, वो अपने समय से बहुत आगे सोच कर लिखते थे। मैं वर्तमान समय के रचनाकारों की यदि बात करूं तो उनका लेखन आपको क्या लगता है, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। जी श्रेया जी। मेरे विचार से अगर नए लेखकों को देखें तो वो नए मुद्दे, नई समस्याओं और जो नया विकास हो सकता है उसके बारे में लिखते हैं, जो कि काफी अच्छा है। ऐसी ऐसी कुछ चीजें जो शायद हम लोग ना सोच पाए। अभी मैंने देखे हैं कई राइटर्स मुझे मैसेज करते हैं और अपनी बातें व्यक्त करते हैं। वो उम्र में मुझसे भी छोटे होंगे आई थिंक, मतलब जैसा मुझे कहते हैं वो लोग, तो उनका जो सोच है वो बहुत अच्छा है। वो आगे की सोचते, काफी दूरदर्शी है वो। आज जो हमारे समाज में समस्याएं चल रही हैं और जो उसको बदला जा सकता है, वो उसके बारे में सोच के उसे लिखते हैं, और जो काफी पॉजिटिव अप्रोच है हमारे समाज के लिए। तो मैं चाहती हूँ वो ऐसे ही लिखते रहें। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये तो है कि माहौल बदला है, माहौल के साथ साथ विचार भी बदले हैं, तो नए लेखन में हमें बहुत कुछ वैसा सीखने को और देखने को भी मिलता है कि जो एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल अलग लिखा है, या बहुत कुछ ऐसा लगता है कि देखते ही लगता है कि ये तो मुंशी प्रेमचंद जैसी रचनाएं हैं या उनसे मिलती जुलती रचनाएं हैं। क्योंकि मैं लेखन के सफर कार्यक्रम के 2 साल के दौरान लगभग 300 से ज्यादा किताबों के साथ में जुड़ चुकी हूँ, यानी 300 रचनाकारों के साथ में जुड़ चुकी हूँ, तो उसमें नए पुराने रचनाकार दोनों तरह के लोग जो है मिलते हैं, तो ये चीज देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर बातचीत रही है। जी श्रेया जी। कि जैसे हम लोग की जो जनरेशन है राइटर्स की, और जो हम लोग के आगे वाली पीढ़ी है, उनके लिए खास बात है क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों से भी सीख सकते हैं और उनका कुछ मतलब उनके नजरिए से, ना कि उनका उठा के, उनका नजरिया, उनके आगे का नजरिया, और जैसे जिस जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा हर नजरिए को देख के वो उससे बेहतर लिखेंगे, जो हमारे साहित्य समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अनुसरण और अनुकरण ये 2 बातें होती हैं, लगती एक जैसी हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। अनुसरण करने में और अनुकरण करने में एक महीन सा अंतर होता है। आप अपने जितने भी रचनाकार हैं पुराने, जैसे कि आपने बताया, अतीत के जितने भी रचनाकार हैं, बड़े-बड़े, मेरे पसंदीदा रचनाकारों में प्रेमचंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और खासकर मंटो जी हैं, कहानियाँ मुझे उनकी बहुत पसंद हैं। तो उनको पढ़ना और सेम उन्हीं की तरह लिखना, तो उसमें क्या होता है, आप अपना स्व खो देते हैं। ये कई बार मैं कार्यक्रम के दौरान कहती हूँ कि जब आप लिखें तो उसमें अपना कुछ बचा के रखें। आप लिखने का तरीका भले सीखें, आप लिखने की बातें ज़रूर सीखें कि किस तरह से कहानी है या कविता है, उसमें किस तरह से आप भाव व्यक्त करेंगे। वो ग्रामर सीखना, वो व्याकरण सीखना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप बिल्कुल उसी तरह से यदि लिखने लग जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो आपकी छवि नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आप इसे ध्यान में रखें। तो बहुत धन्यवाद श्रेया जी, और आपकी एक पाठक जो कि वर्तिका रीना जी हैं, हमसे जुड़ी हैं। तो आइए उनसे आपकी पुस्तक के बारे में जानकारी लेते हैं, लेखन के बारे में उनका रिव्यू लेते हैं। वर्तिका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका लेखन का सफर कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे कि आप श्रेया जी को कैसे जानती हैं और इस पुस्तक इश्क हुआ तो नहीं के बारे में आपके क्या विचार हैं?
जी बताइए। मैं श्रेया दी से तो मैं आइडल से जुड़ी थी, जो उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर कहानी है। और व्हेन आइडल इन लव से मैं पहली बार मैंने वो कहानी पढ़ी थी, और मैं तब से अब तक हूँ इनके साथ, इनकी कहानियां पढ़ती हूँ। कई बार होता है कि पढ़ाई की वजह से नहीं हो पाता मेरे से, तो तब छूटता है, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दी की सारी कहानी पढूं और उन पे कमेंट करूं। और इनकी कहानी चाहे कोई भी होती है, ये इश्क, ये वाली जो कहानी है, इसमें भी दी ने बनारस को बहुत ज्यादा ऐसे लिखा है कि कई बार लगता है कि कहानी में बनारस नहीं है, बनारस के अंदर ये कहानी लिखी गई है। और ऐसा लगता है कि जैसे हम वो सब अपने आंखों के आगे देख रहे हैं। और इस बात से इतना तो पता चलता है कि दी ज्यादा प्रेफरेंस फीलिंग्स को देती है, और उनका प्यार कहानी में बनारस के लिए जो है वो तो झलकता ही है। और सबसे ज्यादा अच्छा भी वही लगता है, एक सादगी से भरी कहानी जिसमें आप अपने आप को अगर देखें तो जीना सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वाटिका जी, और बहुत प्यारा सा रिव्यू आपने दिया है। और कार्यक्रम की भी समय सीमा होती है, क्या करें, बातचीत तो बहुत खूबसूरत है, हालांकि शुरुआत में कुछ टेक्निकल इश्यू रहे, उस चीजों के लिए आप सभी से मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि नेटवर्क की समस्या देखिए कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है, तो ये तो भगवान भरोसे ही चलते हैं। और बहुत सार्थक बातचीत आज रही श्रेया जी, और आज पूरी कहना चाहिए युवा मंडली हमसे जुड़ी थी, पाठक भी, लेखक भी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर, जानकर कि आप लिख रहे हैं, खासकर पता है हिंदी साहित्य, जिसके लिए कहा जाता है आजकल बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं। तो मुझे तो ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतनी छोटी उम्र में आप श्रेया जी एक मिसाल बनेंगी आगे भविष्य में। हम आशा करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि इस हिंदी लेखन को आप जो एक नए मयार तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पाठकों का, और कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, तो आप सभी का तोरेन टीम की ओर से फिर से धन्यवाद कहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही जुड़े रहिए, और श्रेया जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और हम इंतजार रहेगा कि आप जल्द से जल्द अपनी नई पुस्तक के साथ लेखन का सफर कार्यक्रम में जुड़े। तब तक आप सभी श्रोताओं से निवेदन है, पुस्तक जरूर मंगाएं। और मैं यहाँ ये भी आपको जानकारी देना चाहूंगी कि इस समय फ्लोरेंट पब्लिकेशन पर बुक्स पर कुछ छूट भी चल रही है, तो वो आप एफबी पेज पर जाकर जरूर देख सकते हैं फ्लोरेंट के। अब पुस्तक ही मंगाएं, इस दिवाली दियों के साथ साथ किताबों का उजाला भी घर लेके आइए, क्योंकि किताबें हमें वो दुनिया दिखाती है जो कोई भी सोशल मीडिया नहीं दिखा सकती, चाहे आप उसमें कुछ भी देखें, कुछ भी जाने। तो किताबें जरूर लाएं, पढ़ें, और कुछ नहीं तो गिफ्ट भी दे सकते हैं, ये दिवाली का उपहार भी हो सकती है। तो तब तक अपना ध्यान रखें, और सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नई किताब के साथ, नए रचनाकार के साथ, तब तक विदा लेते हैं, नमस्कार।